यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज हो गए हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रूस ने कीव को हर तरफ से घेर लिया है। कीव में अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। रविवार को रूस ने नेटो सदस्य पोलैंड से सटे यूक्रेन की पश्चिम सीमा पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल दागे, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अब कुछ ही समय की बात है जब रूस नेटो सदस्यों पर हमला करेगा। ये बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से चेताया है नेटो देशों को, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, कुछ ही समय की बात है जब रूस नेटो सदस्यों को भी निशाना बनाएगा, नेटो सदस्यों पर भी हमला करेगा। पूर्वी हिस्से ब्रोवरी में भी रूस का ताबड़तोड़ वार जारी है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तबाही का मंजर बयां करती हैं। इरपिन, बुका, होस्टमेल में भी रूसी फौज का ताबड़तोड़ हमला जारी है। यूक्रेन का भी रूस पर जबरदस्त पलटवार का दावा। यूक्रेन भी लगातार पलटवार के दावे कर रहा है। बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 19वें दिन भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में आज फिर बातचीत हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत हो रही है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में आज फिर बातचीत होगी, चौथे दौर की बातचीत, और उम्मीद की जा रही है कि शायद युद्ध विराम को लेकर कोई सार्थक चर्चा दोनों देशों के बीच हो सके। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होने के आसार, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने आता है या नहीं, अब हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। 19वें दिन युद्ध के दोनों देश एक और कोशिश करने वाले हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से यूक्रेन के 3990 सैन्य बेस को नष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ से यूक्रेन भी लगातार दावे कर रहा है कि वो रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे उनके हेलीकॉप्टर गिराने की बात हो या फिर उनके हमलों का ताबड़तोड़ जवाब देना हो। लगातार दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और ये जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। जंग के 19वें दिन एक्शन में यूक्रेनी सेना भी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ रूसी सेना किस तरह से एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, किस तरह से तैयारी कर रही है कीव पर कब्जा पाने की, इससे जुड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं। और खराब होती जा रही है और कीव के उत्तर पश्चिम में आर्टिलरी से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर। पूर्वी हिस्से ब्रोवरी में भी रूस का ताबड़तोड़ वार जारी है और इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथी दौर की मीटिंग भी होनी है। कीव के उत्तर पश्चिम में आर्टिलरी से हमला हुआ है और धीरे धीरे कीव की ओर रूसी सेना का काफिला बढ़ता हुआ। कीव के आसपास के शहरों की पहले घेराबंदी होती है, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले अलग अलग शहरों पर किए जाते हैं। शहर के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। किस तरह से, चाहे वो खार्किव हो, चाहे डोनेट्स्क हो, चाहे ब्रोवरी हो, तमाम शहरों में रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे यूक्रेन के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इरपिन में भी भीषण जंग तहस नहस हो गया है पूरा शहर। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज का काफिला आगे बढ़ रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह, जो कि लगातार बैटल ग्राउंड से खतरनाक कवरेज कर रही हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी नजर आ रही है। श्वेता, हम आपकी रिपोर्ट्स के जरिए देख रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर यूक्रेन के तमाम शहरों में तबाही मच रही है। आज की अगर बात की जाए 19वें दिन की, तो कैसी तस्वीर आप देख रही हैं? मैं कीव सबब में इस समय मौजूद हूँ। कीव बाहरी जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर लगातार रुक रुक कर धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी बताऊं मैं मलिका कि ये जवाबी कार्रवाई के धमाके हैं जो कि उल्टी दिशा में किए जा रहे हैं। उसे सुनकर ये समझ में आ रहा है इस समय। लेकिन इलाकों को लगातार
अपने निशानों के केंद्र पे रखना ये कायम है रूस की तरफ से। और जिस तरह से हमले इन सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं और रूस की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है इन इलाकों से होते हुए कीव शहर की ओर, इस वजह से एक विश्लेषण ये भी है कि इस वजह से जो हमले हैं, जो हवाई हमले हैं, उनमें तेजी देखी गई है। उनमें हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। हालांकि कीव के अगर नागरिक इलाकों में किसी इस तरह की क्षति की बात आती है, हालांकि एक जगह से ये भी खबर आई कि वहां पर कोई चीज रखी हुई थी एक इमारत के भीतर और वहां पर अचानक विस्फोट हुआ उसमें, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। अभी ये तय किया जा रहा है कि क्या कोई अनएक्सप्लोडेड शेल था वहां पर गिरा था, किस तरह से ये चीज कैसे हुई है, ये जानने का प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति में बदलाव सिर्फ ये दिखता है कि जो एक मार्चिंग ट्रूप्स की बात हो रही थी कि रूस आगे बढ़ता हुआ कीव में चला आएगा, वो नहीं हुआ। हवाई हमलों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो घायल सोल्जर्स हैं उनसे मिलने के लिए जेलेंस्की जाते हैं अस्पतालों में, तो वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो मोराल है उनकी ट्रूप्स का भी ऊंचा है। रूस 48 घंटे या फिर 4 दिन या 1 हफ्ते, कितने दिनों में वो नियंत्रण कर लेगा, कीव तक पहुंच जाएगा, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दावे किए जाते थे। लेकिन अगर वो नहीं संभव हो पाया है तो वो एक लड़ने की क्षमता के कारण ही, हथियार बहुत सारे भले ही आ गए हों लेकिन किसी भी तरीके से सैनिकों की वो संख्या नहीं बढ़ी थी जो कि प्रशिक्षित हो। तो अगर ये जो यूक्रेन की सेना जो कि रूस के सामने उसकी संख्या के हिसाब से कोई बिसात नहीं है, या फिर जो अनट्रेन्ड मिलिशिया है, वो सब मिलकर अगर रोक पाने में रूस को कामयाब हो रहे हैं तो उनका मोराल ऊंचा रहता है। और राष्ट्रपति अगर जाकर मिल लेते हैं अस्पतालों में उनसे, उनकी टिकट्स पर जाकर उनके साथ कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो ये दिखा रहा है कि यूक्रेन में जो पलटवार है उस पर इस समय कितना गर्व ये महसूस कर रहे हैं और जमकर लड़ रहे हैं। लेकिन हवाई हमलों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए जब हवाई हमले, जो आसमान के रास्ते से ये गोले गिर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नेटो से ही ये गुहार लगा सकते हैं कि इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। श्वेता, आप बहुत बहादुरी के साथ वहां पर डटी हुई हैं और आपके माध्यम से हम यूक्रेन में पल पल बदलते तस्वीर को देख पा रहे हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही है कि एक तरफ रूसी सेना का काफिला धीरे धीरे कीव की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जेलेंस्की भी लगातार अपने इरादों पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना चौथे दौर की बातचीत से पहले कि हम अभी भी किसी तरह के आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, वो चाहते हैं कि इसका जो नतीजा है वो निकले बातचीत की टेबल पर। लेकिन इसके साथ ही अगर वो ये पूरी तरीके से कह देंगे कि अब हम युद्ध विराम अपनी तरफ से करते हैं, आप अपनी जगह पर रुक जाइए, और अगर वो ये चीजें नहीं कहें कि हम अच्छा मुकाबला दे रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब होगा कि बातचीत की मेज पर इनका जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। इसीलिए वो एक तरफ अपनी आक्रामकता दिखाते हैं, अपनी बातों में वो गर्मी रखते हैं, रूस को बार बार ये कहते हैं कि इससे बुरी हार आपने नहीं देखी है, बार बार ये कहते हैं कि यूक्रेन ने जो अजय होने का जो भ्रम था रूस का, उसे तोड़ दिया। वो ये सारी चीजें तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो बातचीत की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ तो सकते हैं, पर अगर इस तरीके से गोलाबारी चलती रही तो वो अपने शहरों को बचा नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। और इसीलिए वो चाहते हैं बातचीत करें, लेकिन एक मजबूत ग्राउंड पर बातचीत करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस इस चीज के लिए तैयार है। रूस पूर्ण समर्पण चाह रहा है यूक्रेन का, चाहे उसे कितना भी समय लग रहा है। जी श्वेता, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार किस तरह से वहां पर स्थिति खराब होती दिख रही है। जंग के 19वें दिन यूक्रेन के 19 शहरों पर खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरे के सायरन बज रहे हैं तमाम शहरों पर, जो कि इस ओर इशारा करते हैं, ये संकेत देते हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला हो सकता है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। राजेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं और कीव को हर तरफ से घेर लिया गया है। अब क्या माना जाए, कितना वक्त और कीव पर कितना बड़ा खतरा? देखिए, अभी जो सुबह खबर आई है कीव के आसपास की, सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है जो यहाँ हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री है एंटोनोव की, उसके ऊपर हमला हुआ है रूसी, ऐसा सुनने में आया है। अभी ये कितना सच है कितना सच नहीं है ये कहना मुश्किल है इस वक्त,
क्योंकि खबर कुछ देर पहले ही आई है ये कि जो जहाज बनाने की फैक्ट्री है कीव के अंदर, उस पर रूसी हमला हुआ है। दोपहर तक ये खबर कंफर्म कर पाएंगे हम कि ऐसा एक्चुअली ग्राउंड पे हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा धमाका मैंने अभी तक नहीं सुना है और मैं कीव के अभी सेंटर में उपस्थित हूं। दूसरी बड़ी खबर है जो अभी आप बात कर रहे थे कि पोलैंड बॉर्डर के पास में जो एक ट्रेनिंग सेंटर था मिलिट्री का, उस पर कल हमला हुआ था। यूक्रेन ने बोला है कि 35 सिविलियन मरे हैं उसमें, जबकि रूस ने दावा किया है कि 180 फॉरेन फाइटर्स को मार डाला गया है उसमें, और जो इक्विपमेंट आया हुआ था नेटो देशों से उसको तबाह कर दिया गया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। देखिए, जो रसद, हेल्प, इक्विपमेंट, हथियार, एम्यूनिशन, जो भी मदद नेटो से या अमेरिका से यूक्रेन में आएगी वो सिर्फ लैंड से आएगी, रेल के द्वारा या सड़क के द्वारा, और दोनों ही कम्युनिकेशन के माध्यम को रूस इस वक्त टारगेट कर सकता है। और उसने कल यही दर्शाया है कि कोई भी अगर वहां से कॉन्वॉय आएगा, उसने साफ ये चेतावनी अमेरिका को भी दी है कि अगर किसी प्रकार की सैन्य मदद आती है यूक्रेन के लिए तो उसको वो टारगेट करेगा। और जो कल ये हमला है ये पोलैंड के बॉर्डर से सिर्फ 18 मील दूर हुआ है, 18 मील दूर, यानी कि थोड़ी सी भी गलती दाएं बाएं और ये मिसाइल जो है। जी श्वेता, एक और चीज यहां पर समझने वाली यह है कि 18 दिनों तक बड़ी मजबूती के साथ कीव को बचाए रखा यूक्रेन ने, कब्जा नहीं होने दिया। हालांकि रूसी सेना बहुत आक्रामण दिखा रही है, बहुत आक्रामक तरीके से हमले वहां पर हो रहे हैं, लेकिन कीव अभी भी बचा हुआ है। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने जो चेतावनी दी है कि अब कुछ ही समय की बात है जब रूस नेटो सदस्यों पर हमला करेगा, तो इसका क्या मतलब ये बनता है कि अभी भी यूक्रेन को नेटो देशों से कोई उम्मीद है? मल्लिका, आपने मुझसे पूछा ये सवाल? जी श्वेता। जी श्वेता, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारी सहयोगी श्वेता से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राजेश से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार आज तक की टीम बैटल ग्राउंड पर डटी हुई है और किस तरह से वहां पर भीषण बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच एक एक तस्वीर, इस युद्ध से जुड़ा हर एक पहलू आपको समझाने की अपनी रिपोर्ट्स के जरिए कोशिश हम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार 19वां दिन इस युद्ध का, जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा, लेकिन लगातार रूसी सेना के आक्रमण यूक्रेन झेल रहा है। 19वें दिन भी शहर के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में आज फिर बातचीत होनी है, चौथे दौर की बातचीत होनी है। और आज होने वाली बातचीत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर थोड़े नरम भी हुए। जो शर्तें रूस द्वारा रखी गई उन पर विचार करने के लिए उन्होंने बात भी कही। उन्होंने कहा कि रास्ता खुला हुआ है और कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकल सके और इस युद्ध पर अब विराम लग जाए। चौथे दौर में युद्ध विराम पर चर्चा के आसार बने हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, लगातार बड़ी खबर जो वहां से मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस पर कई देशों ने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस का आक्रमण तेज होता जा रहा है हर बीतते दिन के साथ। पुतिन से बातचीत के लिए डालेंगे दबाव ज़ेलेंस्की, ऐसा पहले भी यूक्रेन द्वारा कहा जा चुका है। तीसरी दौर की बातचीत पर भी इस बात पर जोर दिया गया था कि बातचीत की मेज पर दोनों राष्ट्रपति अगर आमने सामने बैठेंगे तो कोई सार्थक चर्चा की उम्मीद लगाई जा सकती है। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, जिस तरह से चेतावनी ज़ेलेंस्की दे रहे हैं नेटो देशों को कि कुछ ही समय की बात और है, अगला निशाना रूस का आप भी हो सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ज़ेलेंस्की को अभी भी उम्मीद है नेटो देशों से किसी तरह की मदद की? नहीं, अपेक्षा तो उन्हें बहुत दिनों से थी मल्लिका, लेकिन कुछ निकल कर आया नहीं उसमें से। नेटो देश नहीं चाहेंगे कि इस समय कोविड से निकली हुई अर्थव्यवस्था सभी देशों की, कोई नहीं चाहता इस समय की दूसरे की लड़ाई में पड़े। लेकिन ज़ेलेंस्की केवल ये दिखा रहे हैं कि अगर पोलैंड की सीमा के इतने नजदीक हमला हुआ है तो वो आगे आप पर भी आक्रमण कर सकता है, और अगर इस समय बारी हमारी है
तो आने वाले दिनों में नेटो का कोई भी देश इसकी जद में आ सकता है। यही कारण रहा कि यूएस की तरफ से खबरें आई कि उसने अपने सैनिकों को आगे मोर्चे पर तैनात किया है, यानी कि नेटो देशों ने अपनी तैयारी शुरू की है। लेकिन जेलेंस्की की इस मांग पर क्या इस तरीके से कोई आगे बढ़ेगा, ये मुझे लगता है जेलेंस्की को खुद इस बात की उम्मीद नहीं है कि इस तरह की चीज की जाएगी। लेकिन चूंकि हथियार के समय आप युद्ध के समय आप हर एक हथियार इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, इसीलिए जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर एक बात अपनी सामने रखें। पोलैंड को लेकर सबसे पहली बात इसलिए क्योंकि पोलैंड के जरिए ही दुनिया के तमाम देशों की, जब हम वहां से आ रहे थे मल्लिका, हम इकलौती मीडिया टीम है जो पैदल रास्ते से वो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। पोलैंड में सारे बड़े बड़े एयरफोर्स के विमान, चाहे वो फ्रांस का हो या फिर अमेरिका का हो, कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर, कुछ हथियारों को लेकर, और वहां से फिर भरकर वो पोलैंड की सीमा से दाखिल होते हैं। जो सैन्य काफिला है वहां से गुजरते हैं। और जैसा राजेश भी बता रहे थे ना कि वहां पर वो रूस का जो दावा आ गया कि उसने सैनिकों को मारा जो विदेश से लड़ने के लिए आ रहे थे, तो ये भी बड़ी चीज है, बड़ा संकेत है कि दोनों तरफ से जो दावे आ रहे हैं कि नागरिक मरे या फिर सैनिक मरे, इसके बीच में ही कहीं पर वो सच्चाई होती है। लेकिन रूस ने उस इलाके में एक हमला करके ये दिखा दिया है कि वो इस युद्ध में किस हद तक जाने के लिए इस समय तैयार है। और सप्लाई लाइन काटना, इस इलाके का, यूक्रेन का सप्लाई लाइन को काटना उसकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता अब है। रूस को क्या हासिल हुआ है, अब हर कोई ये सवाल कर रहा है, क्यों अब तक रूसी फौज कीव पर कब्जा नहीं जमा पाई। देखिए ये रिपोर्ट। रूस लाख दावे करता रहा कि जेलेंस्की कीव से भाग गए, कहता रहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दूसरे देश में शरण ले ली, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बार बार कीव में होने का दावा करते रहे जेलेंस्की। अपने दफ्तर का वीडियो बनाया, कीव में मौजूद होने पर सफाई दी और अब खुद राजधानी कीव की सड़क पर निकल आए। रूसी हमले के बाद सार्वजनिक जगह पर जेलेंस्की की ये पहली मौजूदगी दर्ज हुई। वे सीधे अस्पताल पहुंचे और अपने घायल जवानों से मुलाकात की। यूक्रेन पर रूस के हमले में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हुई हैं। बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है, सैनिकों की जान गई है। अभी एक दिन पहले ही एक अमेरिकी पत्रकार भी जान गंवा बैठा। जेलेंस्की इन डरावनी तस्वीरों का हवाला देते हुए बार बार कह रहे हैं कि पुतिन आमने सामने की बातचीत करें ताकि युद्ध खत्म हो। यूक्रेन रूस से समझौते को तैयार है, लेकिन सरेंडर की शर्त पर नहीं। जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल का मकसद साफ है, हर वो कोशिश करना जिसकी बदौलत दोनों देशों के राष्ट्रपतियों में बातचीत हो। मुझे उम्मीद है कि लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। रूसी सैनिकों, तुम्हारे पास बचने का भी मौका है। 2 हफ्तों की हमारी जवाबी कार्रवाई ने तुम्हें दिखा दिया कि यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा घर, परिवार और बच्चों का सवाल है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जमीन वापस नहीं मिल जाती, जब तक हम उन दोषियों को सजा नहीं दे देते जिन्होंने हमारे लोगों और बच्चों को मार दिया। अब तक रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल में 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला। पहले दौर की बैठक 28 फरवरी को हुई, बातचीत बेनतीजा रही। 3 मार्च को दूसरे दौर की बैठक में सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति बन पाई। तीसरे दौर की बातचीत 7 मार्च को हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब आज संभावित चौथे दौर की बातचीत से उम्मीदें बढ़ गई हैं।
इन सब के बीच रूस के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। बर्लिन और टोरंटो में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अगर अब यूक्रेन में बायोलॉजिकल वॉर यानी जैविक हमले किए जाएंगे, यकीन मानिए कि ये युद्ध सारी मानवता के लिए खतरा बन जाएगा। चलिए हम आपको समझाते हैं कि जैविक हथियार क्या होते हैं और इसका हमला कितना खतरनाक होता है। बायोलॉजिकल वॉर, ये शब्द आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सबसे पहले जरा समझिए कि जैविक हथियार क्या होते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसे हथियार जिसमें विस्फोटक नहीं बल्कि कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक हमले से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर इस हमले के बहुत भयानक असर होते हैं। कई मामलों में लोग विकलांग और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। चीन का कोरोना वायरस इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चीन पर यह आरोप है कि उसने वुहान लैब से कोरोना के वायरस फैलाए, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिसका फायदा चीन को मिला। इसके अलावा चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग जैविक हमले का दूसरा उदाहरण है। और ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना कि उनके पास जैविक हथियार हैं। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाकों के तालाबों और कुओं में जहर मिलाने की घटना आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन पहली बार जैविक हमले की बात 6वीं शताब्दी से आती है, जब मेसोपोटामिया के असूर साम्राज्य के सैनिकों ने दुश्मन इलाके के कुओं में एक जहरीला फंगस डाल दिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। यूरोपीय इतिहास में तुर्की और मंगोल साम्राज्य ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए 1347 में मंगोलियाई सेना बीमार जानवरों को दुश्मन इलाके में तालाब और कुओं में फेंकवा दिया करती थी, जिससे प्लेग महामारी फैल गई। इसे इतिहास ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इतिहास में से इससे 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लेडस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1939 से 1945 के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। साल 2001 में अमेरिका में कुछ आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित चिट्ठी अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में भेजी थी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी। जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले साल 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिए बातचीत शुरू की। इसके बाद 1972 में BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। आज भारत सहित दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जैविक हमले ना करने की कसम खाने वाले देश आज भी जैविक हथियारों के निर्माण में जुटे हैं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में आज फिर चौथे दौर की बातचीत होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होने जा रही है चौथे दौर की बातचीत। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच आज चौथे दौर की बातचीत होनी है। क्या कोई ठोस परिणाम सामने आएगा? हर किसी की निगाहें इसी बात पर। युद्ध के 19वें दिन दोनों देश एक और कोशिश करने वाले हैं। चौथे दौर में युद्ध विराम पर चर्चा के आसार बने हुए हैं। तो कुछ ही देर में रूस और यूक्रेन के बीच ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे दौर की बातचीत होगी। यूक्रेन की तरफ से इसमें गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन किराशेंको शामिल होंगे।
नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक के तमाम संवाददाता यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए युद्ध के मैदान से रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, चाहे वो इरपिन की तबाही हो, बूचा का आक्रमण हो या फिर ब्रोवरी की तस्वीरें हो। इसके साथ ही मारियोपोल से लेकर खार्किव तक हर जगह की हर तस्वीर हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक एक करके हम अपने तमाम संवाददाताओं की नजर से आपको युद्ध का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए मेरी ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर बरसती मिसाइल। बमबारी से तबाह होते शहर। यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को कब्जाते रूसी सैनिक। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 19वां दिन है। हर रोज सिसक रहा यूक्रेन, हर रोज थोड़ा थोड़ा बर्बाद हो रहा है यूक्रेन पर बरसती रूसी मिसाइल के बीच आज तक के वॉर रिपोर्टर यूक्रेन में मौजूद हैं। पल पल जंग के हालात पर नजर रखे हुए हैं। पल पल के घटनाक्रम की रिपोर्टिंग करते हुए शहर दर शहर जंग का मंजर अपनी आंखों से देखकर आप तक पहुंचाते हुए। तरीके से इतने दिन के बाद कीव की संपूर्ण घेराबंदी करते हुए नहीं दिखते हैं, तो आज की तारीख में यह बहुत अहम हो जाता है कि रूस लवीव पर इस तरीके से हमला कर रहा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। रूस ने पोलैंड से लगे पश्चिमी मोर्चे पर अपनी मिसाइलें झोंक दी हैं। जंग के 18वें दिन कल रूस ने पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेन के मिलिट्री बेस यावरीव को निशाना बनाया। इस बीच कीव पर रूसी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी फौज का काफिला हमले के आदेश के इंतजार में है। कीव भी अपने बचाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जो रूस है वो चाहता है कि उस मौसम से पहले इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा दे, इस युद्ध का कोई अंजाम निकल जाए। हालांकि जिस रफ्तार से ये सब कुछ चल रहा है और उसका अलग अलग विश्लेषण है कि क्यों इतना समय लग रहा है। क्या रूस चूंकि नहीं चाहता है कि नागरिकों पर किसी तरह का प्रहार हो, तो वो अपने हाथ बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार मिलेगा ये सोचा नहीं था, इसीलिए रूस धीरे धीरे चल रहा है। कुछ कहते हैं कि उनका जो आर्मर्ड कॉलम, इन्फेंट्री कॉलम उनके जो है, उससे लॉजिस्टिकल कॉलम उससे तालमेल नहीं बिठा पाया है, वो दिक्कतें, उन्हें सप्लाई लाइन्स की दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारे इसके आकलन हो रहे हैं, लेकिन 17 दिनों का आकलन अगर रूस की प्लानिंग में था तो अलग बात है, पर दुनिया
दुनिया के आकलन में ये 17 दिनों की बात नहीं थी। यूक्रेन के इन सैनिकों की हर ट्रेनिंग, चाहे वो बंदूक के साथ हो या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो या फिर निशानेबाजी हो, ये 3 दिनों में ही पूरी करनी होती है। इसमें इन लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जाता है। तो जो प्रशिक्षण एक आम सैनिक को 3 महीने में मिलता है, वो इन सभी लोगों को 3 दिन में पूरा करना पड़ता है। कलाशनिकोव राइफलों की ये ट्रेनिंग जो है, ये क्लास में पहले की जाएगी और उसके बाद ये जाकर बाहर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करेंगे। लेकिन समय इनके पास बहुत ज्यादा सीमित है और उतने समय में ही इन्हें पूर्ण रूप से एक सैनिक के तौर पर तैयार होना है। एक तरफ यूक्रेन की फौज जान की बाजी लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम लोगों की फौज भी है। ताकतवर रूस को समझ में आ चुका होगा कि मिसाइल से कहर बरसा किसी की जान ली जा सकती है। ऊंची ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन लोगों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, आज तक। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय रूसी आक्रमण की जद में है। यूक्रेन की तरफ से पलटवार तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ये मुकाबला करने में सक्षम रहेगा यूक्रेन। देखिए गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। रूस के हवाई हमलों ने यूक्रेन के शहर तबाह कर दिए हैं। वो शहर खासतौर पर निशाने पर हैं, जो कीव के 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में हैं। रूस के टैंक गलियों में घूम घूम कर टारगेट पर बमों की बारिश कर रहे हैं। मिसाइल और बम वर्षा के बीच कीव शहर खामोश खड़ा है। वहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। रूस की तरफ से भी बमबारी अब तेज की जा रही है। लेविव जो अब तक सुरक्षित समझा जाता था, उस लेविव में अब बमबारी और मिसाइल फायरिंग हो रही है। तस्वीरें इस समय आप देखिए राजधानी कीव की। राजधानी कीव में इस समय बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच यहाँ की सेना, यहाँ के कमांडो दस्ते और यहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल डिफेंस है, वो सभी इस बर्फबारी में भी हमारे पीछे जैसे आप वहां पर एक चेक पॉइंट देख सकते हैं, उस चेक पॉइंट पर सिपाही तैनात है, क्योंकि अगर किसी भी तरफ से रूस की सेना आती है। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात, यहाँ के एक जो पिकेट कमांडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि सिविल कपड़ों में, सिविल गाड़ियों में अब रूस के सैनिक शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार उनके पहले ही मौजूद है या हथियारों को विमान से भी कहीं गिराया जा सकता है। और फिर एक तरफ जब रूस के टैंक आगे से बढ़ेंगे तो पीछे से यही रूसी सेना जो ऑलरेडी शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है कीव शहर में, वो पीछे से डिफेंसेस पर हमला करेगी। और जब दो तरफा घिर जाएंगे यहाँ के सिपाही, तो उनको इन पिकेट्स को गिराना, इन चेक पोस्ट को गिराना, इन डिफेंसेस को गिराना आसान हो जाएगा। और काफी भीषण इस समय प्रयास भी चल रहा है दोनों ही तरफ से। भीषण किस तरह से, यहाँ पर एक जगह है लेविव पर 8 मिसाइलें गिराई गई हैं, जिसमें यूएन का एक पीस कीपिंग का वहां पर ट्रेनिंग का कंपाउंड है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक वहां पर मिसाइलें गिराई गई हैं। मिसाइल हमलों से रूस कीव से महज 25 किलोमीटर दूर इरपिन को बर्बाद कर चुका है। बुचा शहर में भी रूसी हमलों से भारी तबाही हुई है। इन दोनों जगहों पर अब लड़ाई सड़कों और गलियों में छिड़ गई है। रूसी सैनिक गली दर गली खाली कराती आगे बढ़ रही है। हम लोग जिन इलाकों में इरपिन और बूचा के इलाकों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हर रोज, वहां पर जिस तरह की गोलीबारी अभी आप सुन रहे हैं, उस तरह की गोलीबारी चल रही है। उस तरह इंच बाय इंच रूस की सेना एक एक गली खाली कराते हुए आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अगर हथियारों की कमी हो जाएगी, क्योंकि हथियार सिर्फ लेविव के रास्ते से आते हैं, अगर वहां से हथियारों की आवाजाही रुक जाएगी, तब कितने दिन तक ये कीव का किला रह पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा। इस बीच यूक्रेन ने इरविन नदी पार करने की रूसी कोशिशों को नाकाम कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने इरपिन नदी पर बने पैंटून ब्रिज को नष्ट कर दिया। हालांकि यूक्रेन का 1/3 हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है।
रूस ने अब लगभग 1/3 से ज्यादा देश पर अपना कब्जा भी कर लिया है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी वाले इलाके से लगभग यूक्रेन को पूरी तरह से काट दिया है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा खरसन में उन्होंने अपना मेयर लगा दिया। चर्नीहाइव में मेयर ने अपनी जान लेना बेहतर समझा, लेकिन उन्होंने रूस का की सहायता नहीं की, लेकिन वो भी उनके कब्जे में है। कई शहर अब रूस के कब्जे में आ गए हैं। फौज का एक प्रिंसिपल है, मस्ट प्रोटेक्ट, यू शुड प्रोटेक्ट, कैन प्रोटेक्ट। अब यानी जिसकी रक्षा बहुत जरूरी है, जो कर सकते हैं, जो कर भी सकते हैं, तो कर भी सकते हैं और कर सकते हैं से अब जरूरी जिसकी रक्षा करनी है, वहां सब सैनिक साजो सामान लाए जा रहे हैं। कीव में यूक्रेन पलटवार के लिए तैयार है, लेकिन बाहरी मदद नहीं मिली तो महाशक्ति रूस के आगे वो कब तक और कैसे टिक पाएगा। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ गौरव सावंत, आज तक। कीव पर चारों ओर से आक्रमण तेज हो गए हैं। अगर हम सेंट्रल कीव की बात कर लें तो वहां पर तो चलिए फिर भी अभी तक आक्रमण पहुंचा नहीं है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं यहां पर बमबारी की आवाजें आपको लगातार सुनाई देती हैं और आक्रमण हो रहे हैं। हम आपके लिए लगातार उन इलाकों से जिन पर आक्रमण हो रहा है वहां से तस्वीरें निकाल कर लाते हैं। मेरे सहयोगी राजेश पवार भी अलग अलग इलाकों में घूमे, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। It's very close and the bombing is coming closer to us. जंग की रिपोर्टिंग आसान नहीं होती। जंग में अगर फौज की जान खतरे में होती है तो वॉर रिपोर्टर भी हर पल जोखिम में होते हैं। रूस यूक्रेन में इरपिन की जंग में गोलाबारी के दौरान अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट ब्रेंट रेनाउट की मौत हो गई। बाकी उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसा बोला जाता है सैनिकों के बारे में कि दे लिव बाय चांस, आप मौके के तौर पे रहते हैं, वही जो वॉर जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ कुछ ये कहावत लागू होती है। ये लोग इरपिन में थे, फ्रंट लाइन पे थे, काफी आगे थे, बदकिस्मत थे कि गोली उनका पता लेके आई थी। मैं भी वहां इरपिन में था, मेरे भी 30 मीटर दूर बम फटा था, मैं किस्मत वाला था कि बच गया उस वक्त। तो ये चीजें जो है, सैनिक हो चाहे वो वॉर रिपोर्टर हो, ये खतरा हमेशा बना रहता है। और ये हमने आज देखा, उस दिन भी जिस दिन मैं था वहां पे इरपिन में 2 पत्रकारों को शार्पनेस लगे थे और आज ये एक को गोली लगी है और 2 को शार्पनेस लगे हैं। ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जंग अपने साथ मानवीय संकट लेकर आती है। जंग में लड़ाई तो फौज के बीच होती है, लेकिन पिसते हैं आम नागरिक, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। 19 दिन के जंग के दौरान अब तक 1.25 लाख लोग यूक्रेन के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से निकाले जा चुके हैं। UNHCR वो इस पूरी मुहिम में पिछले 10 दिन से लगा हुआ है। काफी डोनेशंस आ रहे हैं और काफी ग्रांट्स उसके लिए सैंक्शन हुए हैं। जितने भी रिफ्यूजीज के लिए शेल्टर, होम वहां बनाए जा रहे हैं, खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनका मेडिसिन, हर चीज के ग्रांट अभी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के थ्रू आ रहे हैं। चाहे वो पोलैंड में हो, हंगरी में हो, स्लोवाकिया में हो, मोल्डोवा में हो, हर जगह वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जहां तक शहरों के इवैक्यूएट करने का सवाल है, कल मैंने ब्रोवरी से रिपोर्ट किया था कि बड़ी बड़ी कतारें गाड़ियों की थी, लोग छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि जब बमबारी आपके बिल्कुल घर के ऊपर आ जाती है तो लोग, हमने इरपिन में भी देखा कैसे छोड़ के जा रहे थे। लेकिन मैं ये मानता हूं अभी भी कि जो मूव है रशियन आर्मी का कीव के चारों तरफ, वो स्लो है थोड़ा। देखिए हम कितने दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, इरपिन से और ब्रोवरी से कितना मूवमेंट हुआ है। 2 किलोमीटर इरपिन में, 2 किलोमीटर और ब्रोवरी में जो 2-3 किलोमीटर अंदर आए थे वो भी वापस धकेल दिया गया है। तो जो मूव है अभी रशियन आर्मी का, वो स्टंटेड हो गया है। रूस पर इल्जाम लग रहा है कि वो यूक्रेन की विरासत को भी नष्ट कर रहा है। हालांकि आज तक ने जब बाबनीरिया मेमोरियल का जायजा लिया तो वो फिलहाल अपनी जगह सुरक्षित मौजूद है। मैं इस वक्त बाबनियार मेमोरियल पे हूँ। बाबनियार मेमोरियल ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के द्वारा जो यहूदी लोग मारे गए थे, यहाँ लाखों की संख्या में, जो कि कीव की पॉपुलेशन का लगभग 18% से उन यहूदी लोगों को, ज्यूज को यहाँ मार दिया गया था। नाजियों के द्वारा मास मर्डर हुआ था, सामूहिक तौर पर उनकी हत्या हुई थी। ये जो मेमोरियल है ये उसकी यादगार में बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी
कि रूस की एक मिसाइल का स्ट्राइक यहाँ, वो मिसाइल यहाँ गिरी है और यूक्रेन ने रूस के ऊपर एक इल्जाम लगाया था कि रूस इस वक्त ऐतिहासिक बिल्डिंगों को, ऐतिहासिक धरोहरों को निशाना बना रहा है। मैं इस वक्त यहाँ बेबन यार में हूँ, कीव के अंदर। हमें यहाँ आसपास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा कि इसके ऊपर कोई मिसाइल गिरी हो या इसके ऊपर किसी प्रकार का हमला हुआ हो। ये मेमोरियल पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध के दर्द को बयां करता है। काश जंग करने वाले हुक्मरान अतीत से सीख ले पाते। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। युद्ध का नतीजा आखिर निकलेगा कैसे? क्या कीव पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगी रूसी सेना? बहुत सारे सवाल हैं। इन सारी चीजों के बीच बातचीत के दौर भी एक के बाद एक चलते रहते हैं। आखिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा? देखिए मेरी सहयोगी गीता मोहन की ये रिपोर्ट। सारे विलेजेस अबैंडन कर दिए गए हैं, लोग निकल चुके हैं अपने घरों से और फिर घरों पे शेलिंग हो रहा है लगातार। काफी सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। तो आपने सही कहा श्वेता, ऐसे जीना तो बिल्कुल मुश्किल है। और ऐसे विंटर्स में जिस तरीके से लोग अभी जी रहे हैं वो रूस के खिलाफ ही जाएगा। तो पुतिन को भी देखना होगा, अगर वो इवैक्यूएशन के बाद भी बॉम्ब कर रहे हैं तब भी वो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए और होगा ही पुतिन को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप वेस्ट का स्टैंड देखें, वेस्ट ने अभी तक बस ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर मिलिट्री सप्लाईज भी दिए हैं, अगर वो यूक्रेन की मदद में नहीं आता मिलिटरीली, तो ज़ेलेंस्की को बैठकर सोचना होगा कि वो आगे शांति वापस कैसे लाए इस देश में। और पुतिन से बात करनी ही होगी। निगोशिएशन और डिप्लोमेसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम जहां जहां गए वहां पे अगर आप देखें, यूक्रेनियन फोर्सेस ने बिल्कुल डट कर मुकाबला किया है रशियन फोर्सेस का, उनको एट बे रखा है। लेकिन कितनी देर तक? जितने जो इस्तेमाल कर रहा है, जो वेपन्स, जो एमिनेशन, जो टैंक्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है श्वेता, वो एकदम अपडेटेड नहीं है। यानी कि अभी भी बहुत सारा फोर्स, एयर फोर्स, मिलिट्री पावर रशिया के किटी में अभी भी बहुत सारा है। तो अगर रशिया अपना फुल फोर्स यूज करने लगे तो क्या यूक्रेन अपने आप को उस मिलिट्री पावर्स के अगेंस्ट विथस्टैंड कर पाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा